Welcome back, students. So today's topic is 2.4 basic concept of CPU IO burst, that is input output burst, CPU scheduler, primitive scheduling and dispatcher. सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए बेसिक आइडिया लिया था, और प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है और क्यूज़ क्या होती है ये हमने आइडिया लिया था, क्यों इसकी ज़रूरत होती है. ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग. सो टुडे वी विल कवर द टॉपिक or more precisely multiple topics, that is almost 4 topics are there. So let's start with the first topic, CPU और IU. सब बेसिकली ये IO बस्ट है, इनपुट आउटपुट बस्ट है, इट इज़ टाइपो मिस्टेक. तो एक प्रोसेस जो होता है, जब भी वह प्रोसेस रन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा CPU के अंदर, तो उस होल प्रोसेस की लाइफ साइकिल में वह दो अवस्थाओं में या दो तरह के टुकड़ों में विभाजित हो जाता है. कहने का मतलब, अगर एक प्रोसेस का पूरा लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ है तो वो दो तरह की स्टेट्स में ही रहेगा. ठीक है, तो स्टेट्स नहीं कह सकते, वो दो तरह के बेसिक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है, दो अवस्था इसे कह सकते हैं. ठीक है, तो ऐसी दो अवस्था हैं जिनका क्या नाम है, एक अवस्था होती है जिसे कहते हैं CPU बर्स्ट और दूसरी अवस्था कहते हैं IO बर्स्ट. तो कहने का मतलब, जब भी प्रोसेस होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, तो वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा. वन इज़ CPU बर्स्ट एंड सेकेंड इज़ IO बर्स्ट. यानी एक प्रोसेस को आप डिवाइड करे जाएंगे, लॉन्ग एक सिंगल लाइन करें, तो उस सिंगल लाइन में दो ही इस पे दो ही तरह के होंगे, टाइप होंगे. एक होगा IO बर्स्ट और इनपुट आउटपुट बर्स्ट. IO बर्स्ट वह होगा जब प्रोसेस क्या होगा, CPU के पास एग्जीक्यूट हो रहा होगा. ठीक है, और दूसरा क्या होगा, वह सिस्टम के लिए और सिस्टम के द्वारा किसी इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र का वेट कर रहा होगा. क्लियर. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि सर, ये जो बाकी स्टेट क्या हुई. सो ये जो बाकी स्टेट है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका कॉन्सेप्ट है. ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मेंटेनेंस करता है. यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो CPU और IO बर्स्ट है, यह प्रोसेस लेवल पे, यानी एक तरह का जब प्रोग्रामिंग की जाएगी एक एप्लीकेशन की, जब वो एप्लीकेशन प्रोसेस के रूप में कन्वर्ट होगा, तो वह बेसिकली सिर्फ दो भागों में ही बटेगा. ठीक है, या तो वो उस प्रोग्राम का कोड चल रहा होगा, या वो प्रोग्राम का कोड या प्रोसेस किसी के लिए इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा होगा. ठीक है, वह रेडी में होगा, स्टार्ट में होगा, टर्मिनेट हो जाएगा. दैट इज़ एट ए कोडिंग लेवल या उसके प्रोग्राम के प्रोसेस के लेवल में वह नहीं मेंटेन होता. वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन होता है कि स्टेट्स क्या हो सकती है. ठीक है, तो इन बेसिकली एक क्या होता है, एक प्रोसेस दो भागों में बटाता है, जो होता है CPU बर्स्ट और इनपुट आउटपुट बर्स्ट. तो उसको और पिक्टोरियल फॉर्म में हम देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर दो प्रोसेस को हमने किया है एग्जाम्पल में. तो जो पहला प्रोसेस जो लेफ्ट साइड में, वहाँ देखेंगे कि ये टोटल स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी प्रोग्राम का, जो भी प्रोसेस का जो भी फंक्शनलिटी है, वो दो भागों में किया जाता है. ठीक है, एक है CPU बर्स्ट और दूसरा है IO बर्स्ट. तो जब CPU बर्स्ट होगा, इसका मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, और जब इनपुट आउटपुट बर्स्ट हो रहा होगा, इसका मतलब वह किसी इनपुट या आउटपुट के लिए वेट कर रहा है, चाहे वो आउटपुट देने के लिए वेट कर रहा है या इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है. तो ये सारे जो प्रोसेस होगा वो इसी दो टुकड़ों में डिवाइड होता रहेगा. यह हो सकता है कि किसी प्रोसेस में CPU बर्स्ट ज़्यादा हो, या यह हो सकता है कि किसी में इनपुट आउटपुट बर्स्ट ज़्यादा हो. ठीक है, अगर CPU बर्स्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि वह बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस है, इनपुट आउटपुट बर्स्ट ज़्यादा होगा, इसका मतलब वह किसी थर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेने के लिए डाटा ज़्यादा उसमें. ठीक है, तो क्या कहता है आप देखिए, सेकंड प्रोसेस है, उसमें क्या है, CPU बस ज़्यादा है और इनपुट आउटपुट कम है, यानी दो इसमें CPU बस्ट और एक ही IO बस्ट है.
तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन रिपीट द सीपीयू बर्स्ट एंड आईओ बर्स्ट साइकिल, ठीक है। ये सारे जो एग्जीक्यूशन होते हैं इस साइकिल में ही चलते रहते हैं पूरा प्रोसेस का। व्हेन ए प्रोसेस बिगेन एन आईओ बर्स्ट अनदर प्रोसेस कैन यूज द सीपीयू फॉर द सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, अगर ये एक प्रोसेस लेते हैं वो सीपीयू बर्स्ट में है तो सीपीयू के पास में होगा, अगर वो आईओ बर्स्ट है तो सीपीयू उसको नहीं कर रहा होगा, वो इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा होगा। तो अगर एक प्रोसेस जब इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट हो जाएगा, यानी दूसरा प्रोसेस सीपीयू बर्स्ट वाला अपना काम सीपीयू के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। तो ये वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको नॉर्मली एज ए डेफिनेशन एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव भी, दैट इज़ कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलर, ठीक है। तो शेड्यूलिंग मैंने बताया था कि शेड्यूलिंग किस तरह से होती है, और शेड्यूलर क्या होता है। शेड्यूलर बेसिकली एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो शेड्यूलिंग का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो शेड्यूलिंग होती है, यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग टॉपिक तो हमारा सीपीयू शेड्यूलर है, बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इसको बड़े लेवल पे ले लिया है। तो बेसिकली यहाँ 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और तीसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, जो सिलेबस में दे रखा है दैट इज़ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और इसी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर। तो थोड़ा सा हम आइडिया लेते हुए इसको अंडरस्टैंड करते हैं और थोड़ा सा हाईली कंसिडर करेंगे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पे या सीपीयू शेड्यूलर पे। तो उसके लिए हम डायरेक्टली वी विल जंप टू द पिक्चर ऑफ दिस डायग्राम, पिक्चर ऑफ दिस शेड्यूलर। यहाँ पर ये वही डायग्राम है, ठीक है। क्यूज़ में भी देखा था हमने और इसको स्टेट ऑफ प्रोसेस में भी देखा था, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस में देखा था। आप यहाँ देखेंगे, सिंपल देखेंगे कि पुल लेफ्ट साइड में पुल जॉब फ्रॉम द डिस्क, जब भी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है, जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी जब वो एक जॉब क्यू में रहता है, ठीक है। क्यू पड़ी थी जॉब क्यू में, वहाँ से जब प्रोसेस हमको उठा के किसको देना है, रेडी क्यू में देना है, यानी ये मेन मेमोरी में लोड होगा, एंड ठीक है। यानी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है वह जॉब क्यू में से लेके रेडी क्यू में जो प्रोसेस को शेड्यूल करने का काम करता है, ठीक है। तो इस वाले शेड्यूलर को कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या रहता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, डिस्क या जॉब क्यू में से प्रोसेस को उठाकर रेडी क्यू में डालने के लिए शेड्यूलिंग करता है, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि और रेडी क्यू बेसिकली क्या होती है, मेन मेमोरी में होती है। तो कहने का मतलब मेन मेमोरी में जितने ज़्यादा प्रोग्राम या प्रोसेस होंगे उतने ज़्यादा उसकी मल्टीटास्किंग होगी, यानी जितने ज़्यादा प्रोग्राम रेडी क्यू में रहेंगे इसका मतलब उतने ज़्यादा प्रोग्राम एक सीपीयू में या कंप्यूटर में सिस्टम में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये शेड्यूलर अगर ज़्यादा प्रोसेस को लोड करेगा इसका मतलब वो डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग क्या होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि यह डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग हम कहते हैं तो एक से अधिक प्रोसेस जब रन करते हैं तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग कहते हैं। तो मल्टी टास्किंग बेसिकली कौन रेगुलेट करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। वो डिस्क में से प्रोसेस को उठाता है और रेडी क्यू में रेडी करता है, ठीक है। यानी रेडी क्यू में आया यानी वो मेन मेमोरी में आए, और मेन मेमोरी में जितने ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं उसी को ही मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा है दैट इज़ जो हमारे सिलेबस में उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलर, तो हम यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलर के नाम से इसको जानेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में सीपीयू शेड्यूलर के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है, आप देखो प्रोसेस का रेडी क्यू में आ गया, तो रेडी क्यू में से जो भी प्रोसेस सीपीयू जाने के लिए जो उस प्रोसेस की शेड्यूलिंग करता है उस तरह के शेड्यूलर क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। यह शेड्यूलर बहुत फास्ट काम करता है क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट से काम करता है। उसको रेगुलरली इस शेड्यूलर को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रायोरिटी बेस से कोई भी एल्गोरिथम लगा के कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में से सीपीयू में एलोकेट होगा, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि जितना ज़्यादा हो सके सीपीयू को बिजी रखें, ठीक है, और इसी कारण से सीपीयू की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एज अ डेफिनेशन क्या कहता है, सीपीयू शेड्यूलर रन्स वेरी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फास्ट शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेडी क्यू में प्रोसेस रेडी होते हैं सीपीयू को एलोकेट होने के लिए, तो शेड्यूलर को बहुत ज़्यादा फास्ट रन करने की ज़रूरत होता है।
और मस्ट वेरी क्विकली स्वैप इन द प्रोसेस टू द सीपीयू, और ये सीपीयू को बहुत जल्दी जल्दी इसको प्रोसेस देने होते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स टू सेलेक्ट फ्रॉम ग्रुप ऑफ प्रोसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड एलोकेट सीपीयू। अब इसका काम बेसिकली, क्योंकि रेडी क्यू में एक से अधिक प्रोसेस होते हैं, तो इसका काम क्या होता है, उसमें से प्रायोरिटी बेस हो या जो भी एल्गोरिथम ले रखी हो, कोई भी मापदंड निर्धारित कर रखे हैं, उसके बेस में एक प्रोसेस को सेलेक्ट करना और सीपीयू को देना, ठीक है। तो यह हमारे सिलेबस में सीपीयू शेड्यूलर है, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे एग्जाम में आ जाए। क्लियर। तो सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है, रेडी क्यू में से जो भी प्रोसेस सीपीयू को अलोकेट होते हैं उसको शेड्यूल कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलर, और इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, यहाँ पर डिस्पैचर इसको बाद में लेंगे। और आखिरी जो हमारे पास मीडियम टर्म शेड्यूलर है, तो इस वो क्या काम करता है, इसको हम डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में क्या देखा रखा है कि रेडी क्यू जो है वहाँ से सीपीयू को अलोकेट कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्लियर। तो सिंपल देखो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिस्क से प्रोसेस उठा के रेडी क्यू में डालता है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू में से प्रोसेस को सीपीयू को अलोकेट करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस अगली स्टेट में जाएगा। तो शेड्यूलर का मतलब क्या, वो निर्धारित करता है कि कौन सा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो डाउन साइड में जो पिक्चर है आप देखेंगे कि वेटिंग क्यू में, ठीक है। तो इस वेटिंग क्यू में कौन प्रोसेस डाल रहा है, मिड टर्म शेड्यूलर, या इसको मीडियम टर्म शेड्यूलर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सीपीयू में हो सकता है कि कोई ज़्यादा लोड हो जाए, हैवी लोड हो जाए, ठीक है। तो उस हैवी लोड को मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करता है, वो प्रोसेस को उस सीपीयू से स्वैप आउट कर देता है, ठीक है, और उसको कहाँ शिफ्ट कर देता है, वेटिंग क्यू पे, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर उसको वापस वेटिंग क्यू में से निकाल कर उसको रेडी क्यू में डाल देता है। तो यह जो काम करता है वो कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या कहती है, ये शेड्यूलर का मुख्य कार्य क्या है, प्रोसेस को मेन मेमोरी से बाहर निकालने का है, जिसे स्वैपिंग आउट कहते हैं, ठीक है। कभी कभी सिस्टम ज़्यादा लोड आता है, ठीक है, मेमोरी में, तो उसको लोड को कम करने के लिए वो क्या करता है, एक रेडी प्रोसेस को आउट कर देता है कुछ टाइम के लिए, और उसको क्या करता है, सीपीयू को या उसमें सीपीयू से उसका लोड कम कर देता है, ठीक है। तो इसी को ही क्या करते हैं, स्वैपिंग कहते हैं, जब वो मेमोरी से किसी प्रोसेस को बाहर निकालता है, और जब आवश्यकता पड़ने पे उसमें उसके वापस अगेन मेमोरी में क्या करता है, प्रोसेस को डालता है, तब उससे क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर रेडी क्यू में जैसे कोई भी प्रोसेस है वो सीपीयू को एलोकेट हो रहा है, लेकिन क्या हुआ कि हो सकता है सीपीयू के पास लोड ज़्यादा है या परफॉर्मेंस के इशू आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, रेडी क्यू में से वो प्रोसेस को निकाल लेगा, यानी स्वैप आउट कर देगा, और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उसको वेटिंग में डाल देगा, ठीक है। और जब आवश्यकता पड़ेगी, जब लोड वापस सही से हो जाएगा, तो उसी मीडियम शेड्यूलर क्या करेगा, उस वेटिंग क्यू में से निकाल के उसको वापस रेडी क्यू में डाल देगा। तो इस तरह का जो काम जो करता है उससे कहते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो इसमें और इसका मेन काम क्या है, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मल्टी प्रोग्रामिंग को, मल्टीटास्किंग को कंट्रोल करता है, और मीडियम टर्म मल्टीटास्किंग की डिग्री को कम करता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म चीज़ है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव कभी कभी इनमें डिफरेंस से पूछा जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मैंने ये सारे जो पॉइंट वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो इनको अच्छे से अगर वन बाय देख लेंगे तो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग को बहुत और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि हमने सीपीयू शेड्यूलिंग को पढ़ा। सीपीयू शेड्यूलिंग को कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है। अब
इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग दो तरह की होती है, एक होती है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और एक होती है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। क्लियर? हमारे सिलेबस में अभी यहाँ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग डाल रखी है, यहाँ शेड्यूलिंग की स्पेलिंग शायद तक गलत लिख रही है, ठीक है, ओके। तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम बेसिकली स्टार्ट करते थे। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है वो पढ़ लिया हमने। तो पहली चीज़ ये कि हमको सीपीयू शेड्यूलिंग कब की जाती है, ठीक है, कौन कौन सी स्थिति में की जाती है। तो क्वेश्चन क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग कब की जाती है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर एक प्रोसेस जब सीपीयू के पास होगा तो सीपीयू बिजी होगा, ठीक है। सीपीयू जैसे ही बिजी होगा यानी इसके पास प्रोसेस चल रहा है, अब वो प्रोसेस वहाँ से किन्हीं कारणवश से हट जाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस सीपीयू से हट जाएगा। तो वो रीज़न कोई भी हो सकते हैं कि वो प्रोसेस सीपीयू से हट रहा है। तो अब ये शेड्यूलर का काम होता है, सीपीयू शेड्यूलर का, कि उसको नया प्रोसेस दें, ठीक है। तो इसी अवस्था में सीपीयू शेड्यूलर का काम है कि ये सीपीयू शेड्यूलिंग करेगा, ठीक है। तो ये अवस्था कब कब आती है, तो ये निम्न 4 अवस्था हैं जिस केस में क्या होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग की जाती है। तो पहला केस क्या है, सिंपल आप देखेंगे कि अगर सीपीयू के पास कोई प्रोसेस रनिंग कर रहा है और उसको उस प्रोसेस को अपने खुद की आवश्यकता के कारण, ठीक है, हो सकता है उसको कोई अपनी आवश्यकता हो गई हो, या हो सकता है कि सिस्टम वेट उसने कॉल कर दिया हो, तो उसके कारण क्या हो, प्रोसेस खुद क्या होगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा यानी रनिंग से कहाँ वेटिंग स्टेट में जाएगा, तो सीपीयू से फ्री हो जाएगा, और सीपीयू फ्री होगा तो उसको नए प्रोसेस की आवश्यकता होगी, और नए प्रोसेस की आवश्यकता होगी तो सीपीयू शेड्यूलिंग के काम चालू हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में सिंपली यही है कि प्रोसेस रनिंग स्टेट में था, किसी इंटरप्ट के कारण कोई भी एक इंटरप्ट आ जाए या कोई अन्य कारण आ जाए, ठीक है, तो वो रनिंग स्टेट से प्रोसेस कहाँ चले गया, रेडी स्टेट में चले गया। रेडी स्टेट में चले गया तो क्या होगा, वो सीपीयू को छोड़ देगा। सीपीयू को छोड़ देगा तो अगेन सीपीयू शेड्यूलिंग का काम क्या होगा, उसको नया प्रोसेस दे। क्लियर? तीसरी अवस्था क्या है, तीसरी अवस्था में यह है कि कोई एक प्रोसेस है जो पहले तो वेटिंग स्टेट में था लेकिन अब वो रेडी स्टेट में आ गया है। तो हो सकता है कि यह प्रोसेस बहुत हाई प्रायोरिटी का हो, ठीक है, या इसको किसी अन्य रीजन से इसको अभी एग्जीक्यूशन करना उसका ज़रूरी है, तो हो सकता है कि इसको सीपीयू का देना हो, ठीक है। अभी यह नहीं पता कि सीपीयू में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा, अलग चीज़ है, लेकिन यह जो प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आया, इसको देना ज़रूरी है। तो इस कारण से भी सीपीयू शेड्यूलिंग का काम आ जाता है, ठीक है। और लास्ट और फाइनल स्टेज, फोर्थ जो स्टेट है, उसमें कब होता है कि देखो सिंपली क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस चल रहा है सीपीयू के पास और वो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होते ही सीपीयू को वो छोड़ देगा और सीपीयू को नए प्रोसेस एलोकेट करने की आवश्यकता हो जाएगी। तो ये 4 कारण हैं, इन 4 कारण में से क्या होता है, सीपीयू को नया प्रोसेस देने की आवश्यकता पड़ती है या सीपीयू शेड्यूलिंग की काम किया जाता है सीपीयू शेड्यूलर के द्वारा, ठीक है। तो इन 4 स्थिति में से, इन 4 स्थिति में से जब क्या होता है, जो पहली और चौथी स्थिति होती है, ठीक है, इस स्थिति में जब प्रोसेस एलोकेट होता है सीपीयू को, तब वो नॉन प्रिमिटिव कहलाता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस अपनी मर्जी से सीपीयू को छोड़ रहा है। क्लियर? आप पहले केस में देखेंगे रनिंग स्टेट में था तो उस प्रोसेस को खुद को आवश्यकता हुई, ठीक है ना, उसको खुद को किसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की आवश्यकता हुई, इसीलिए उसने क्या किया, वो अपने आप को वेटिंग स्टेट में चला गया। इसको किसी अन्य प्रोसेस ने, सिस्टम ने वेटिंग स्टेट में नहीं भेजा, ये अपनी मर्जी से, क्योंकि इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट थी इनपुट आउटपुट की, इसलिए वो वेटिंग स्टेट में गया, ठीक है। चौथी जो यहाँ पर जो कंडीशन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोसेस रन हो रहा था और खुद टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, प्रोसेस अपनी मर्जी से यानी अपनी खुद की आवश्यकता के कारण से सीपीयू को छोड़ रहा है। ऐसी अवस्था में जब शेड्यूलिंग होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग, तो उसे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहा जाता है। यानी एक बार प्रोसेस अगर सीपीयू को मिल गया तो उसे प्रोसेस
उस प्रोसेस को सीपीयू से नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ अन्यथा सिर्फ वो अपनी मर्जी से सीपीयू को छोड़े। और मर्जी से कब छोड़ेगा? या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो उसको इनपुट आउटपुट की खुद की आवश्यकता हो जाएगी। तो इन दो कंडीशन में से जब कंडीशन सीपीयू शेड्यूलिंग होगी तब क्या होगी? नॉन प्रिमिटिव होगी। और जो बाकी दो या अन्य कंडीशन में सीपीयू शेड्यूलिंग होती उसे कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो अपने सिलेबस में क्या है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? आप इसको डायग्राम से देखो। सिंपल सा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की डेफिनेशन क्या कहेगी? जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है या वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, तब उसे कौन सी प्रिमिटिव होती है? कौन सी शेड्यूलिंग होती है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होती है। ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव को अगर आप इसको हिंदी में समझें, प्रिमिटिव का मतलब होता है उसको वहाँ से निकाल लेना या छीन लेना। ठीक है। यानी अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ज़बरदस्ती वहाँ से सीपीयू से हटा दे रहा है, यानी वो प्रोसेस चलना तो चाह रहा है, ठीक है, लेकिन किसी अन्य कारण से जब उस प्रोसेस को सीपीयू से निकाल लिया जाता है या हटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं उसे प्रिम्प्ट कर दिया। और ऐसी अवस्था में जब कोई शेड्यूलिंग होती है तो उसे कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रिमिटिव का मतलब है सीपीयू से एक प्रोसेस को जबरन या फोर्सफुली हटाया जा सकता है, भले ही वो सीपीयू से अपना एग्जीक्यूशन जारी करना चाहता है। प्रोसेस चाहता है कि मैं अपना एग्जीक्यूशन जारी करूं, लेकिन किन्हीं रीज़न से उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, तभी क्या होता है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड और थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है कि कोई और प्रोसेस है, उसको सीपीयू से ज़बरदस्ती हटाया जा रहा है। ठीक है। और फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन में क्या होता है? प्रोसेस अपनी मर्जी से, यानी वो अपनी रिक्वायरमेंट के कारण सीपीयू को छोड़ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड कंडीशन में जो शेड्यूलिंग की जाती है उसे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहा जाता है। ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब ध्यान रखना, उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब है उस प्रोसेस को सीपीयू से नहीं हटाया जा सकता है। वो हटेगा कब? जब अपनी खुद की मर्जी से या अपनी रिक्वायरमेंट से सीपीयू को छोड़ेगा। ठीक है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के। राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी। ठीक है। यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम है जिसमें उसका नॉन प्रिमिटिव भी इसका वर्जन होता है और प्रिमिटिव वर्जन भी होता है। ठीक है। जैसे प्रायोरिटी बेस्ड जो होती है वो प्रिमिटिव भी होती है, नॉन प्रिमिटिव भी होती है। तो इसी कारण से हमने यहाँ लिख दिया प्रिमिटिव वर्जन। ठीक है। तो क्लियरली आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम परस्पेक्टिव, इसे अच्छे से समझना। ठीक है। स्पेशली ये तीन शेड्यूलर में डिफरेंस एंड देन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग की डेफिनेशन, उसे कब किया जाता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्पैचर। ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है टॉपिक नंबर लास्ट का डिस्पैचर। ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा इसको अंडरस्टैंड करना। देखो इस डायग्राम को आप लेंगे तो यहाँ पर देखो तीन तरह के शेड्यूलर हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। शेड्यूलर का काम क्या होता है? शेड्यूलिंग करना। ठीक है। शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, सेलेक्ट करना। ठीक है। क्योंकि ये जो शेड्यूलर होते हैं ये किसी न किसी एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड होते हैं, चाहे वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो, प्रायोरिटी बेस्ड हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम जो हम भविष्य में अन्य लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी जो एल्गोरिथम है, ये सारी जो शेड्यूलर है, उस एल्गोरिथम के बेस पे एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उसको सेलेक्ट करके डिसाइड करते हैं कि यह प्रोसेस आगे जाके दूसरी स्टेट में जाएगा। क्लियर? तो शेड्यूलर का काम है शेड्यूल करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको अलग से छांट लेना। किसके बेस पे? एल्गोरिथम के बेस पे। लेकिन यह शेड्यूलर उस प्रोसेस को अगली स्टेट में भेजता नहीं है।
ठीक है, यह सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करता है। एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, जो शेड्यूलर द्वारा जिस प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है या सेलेक्ट कर लिया गया है उसको आगे वाली स्टेट में भेजना या उसको डिस्पैच करना, ठीक है। तो उस तरह का जो कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, डिस्पैचर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि जब शेड्यूलर का काम खत्म हो जाता है, यानी शेड्यूलर एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर देता है किसी क्यू में कि यह प्रोसेस अगली स्टेट में जाएगा, तो एक मॉड्यूल या कंपोनेंट होता है जिससे कहते हैं डिस्पैचर, वो उसका काम शुरू हो जाता है और वह उस डिस्पैचर क्या करता है, उस प्रोसेस को उठाता है और अगली स्टेट में भेज देता है। तो आप इसीलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम में दे रखा है कि आप देख रहे हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है। शेड्यूलर का काम क्या है, उसने रेडी क्यू में से एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर दिया कि तुम सीपीयू के पास जाओगे, लेकिन उसको एक्चुअल में सीपीयू को भेजने के लिए कौन काम करता है, डिस्पैचर। तो डिस्पैचर के पास कंट्रोल आता है और वो कंट्रोल से क्या करता है, उस प्रोसेस को उठाता है और किसको भेज देता है, सीपीयू के पास देता है, ठीक है। इसके साथ डिस्पैचर के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, रजिस्टर्स का भी उसमें उसको ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है, डिस्पैचर क्या होता है एज ए डेफिनेशन, ठीक है। तो डिस्पैचर क्या होता है, पहली चीज़ वह आइडेंटिफाई किए हुए प्रोसेस को किसी शेड्यूलर के द्वारा उसको अगले स्टेट में डिस्पैच करता है या अगली स्टेट में भेजता है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने क्या किया, एक रेडी क्यू में से एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया, शेड्यूल कर दिया कि तुम अगली स्टेट में जाओगे, लेकिन उस प्रोसेस को एक्चुअली भेजता कौन है, डिस्पैचर, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पैचर एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पैचर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हैव अ गुड डे, थैंक यू।